हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने इलेक्ट्रिसिटी का सारे न्यूमेरिकल्स को लेकर के आए हैं, क्योंकि स्टूडेंट लोगों की सबसे बड़ी समस्या होती है न्यूमेरिकल्स को डील करना। ठीक है, तो आइए हम आपके सामने बता रहे हैं। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला होता है करंट के लिए। ठीक है, जो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। करंट का यूनिट होता है एम्पियर और करंट का यूनिट एम्पियर होता है, और चार्ज का यूनिट होता है कूलम, और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। सवाल आपको से मेरा ये है कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप बताइएगा। नहीं बता सकते तो मैं बता दे रहा हूँ, 6 × 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, एक कूलम में। नंबर दूसरा फॉर्मूला होता है वोल्टेज के लिए, विभवांतर के लिए। तो V बराबर W/Q। ठीक है, V बराबर W/Q। तो पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर का SI मात्रक वोल्टेज होता है, और वर्क का यूनिट क्या होता है जूल, और चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम। ठीक है, ओके। नंबर तीसरा फॉर्मूला ओम के नियम से है, V इज इक्वल टू IR, देन R इज इक्वल टू V/I। क्लियर है, नंबर तीसरे फॉर्मूला भी क्लियर होगा। ठीक है, और ओम ने किसका खोज किया था, तो प्रतिरोध का खोज किया था। नंबर चौथा फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। इसका क्या मतलब है, ये एक फॉर्मूला डेरिवेशन में आता है, जो कि कैसे आता है वो समझा रहे हैं आपको। कि टेम्परेचर, जो रेसिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर और प्रेशर पे। ठीक है, तापमान और दाब पे डिपेंड करता है रेसिस्टेंस किसी वायर का। लेंथ ऑफ वायर, तार की लंबाई को बढ़ाने से, ठीक है, आप जानते हैं कि रेसिस्टेंस कम हो जाता है, लंबाई को घटाने से, तार की लंबाई को बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, और तार की लंबाई को कम करने से रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, रेसिस्टेंस कम हो जाता है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ वायर। और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में देखें, तो वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा देंगे तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, और क्रॉस सेक्शन एरिया को कम कर देंगे तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, नेचर ऑफ वायर। ये नेचर ऑफ वायर जिस प्रकृति का तार बना होता है, ठीक है, अर्थात हर एक तार जो है वो अलग अलग प्रकृति का, अलग अलग मटेरियल का बना होता है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो मुख्य रूप से ताप दाब, तार की लंबाई, क्रॉस सेक्शन एरिया अर्थात अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और नेचर ऑफ वायर, ये चार चीज पर वायर का रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, कभी कभी यहाँ से फॉर्मूला बना लेता है एग्जाम पेपर में कि प्रतिरोधकता का मात्रक लिखिए, तो उसको ऐसे लिखना है, R और A को मल्टीप्लाई करा देंगे, और रो इज इक्वल टू R और A, और इंटू में डिवाइडेड बाई में लेंथ को नीचे डाल देंगे, तो R इंटू A अपॉन में L आ जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो रेसिस्टेंस का मात्रक ओम, और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, और अपॉन में चलेगा मीटर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये रिजल्ट बन जाएगा ओम मीटर। प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर हो गया। अगर आप जान रहे हैं तो बताइए कि रेसिस्टेंस को कितना प्रकार से कनेक्ट किया जाता है, तो आप बताओगे सर दो प्रकार से। कौन कौन सा टाइप हो जाएगा, तो सीरीज में और पैरेलल में। तो सीरीज में ऐसे कनेक्ट किया जाता है R1 + R2 + R3 डॉट 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 Rn जोड़ दिए। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए सारे को जोड़ दो, काम खत्म। लेकिन जोड़ने पर जब आप पाओगे कि जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो सबसे बड़े वाले प्रतिरोध से भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। ठीक है, नंबर सातवां बात कि अगर आप उसे पैरेलल में जोड़ रहे हैं इन्हीं रेसिस्टेंस को, तो 1/Rp इज इक्वल टू इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 डॉट 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 Rn तक अगर आप ऐसे जोड़ देते हैं, तो उस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, तो Rp। ठीक है, Rp इज इक्वल टू, ठीक है, Rp लेस देन होगा R1। इसका अर्थ क्या हुआ वो समझा रहे हैं कि जो नेट रेसिस्टेंस आएगा पूरे सर्किट का, वो सबसे छोटे वाले रेसिस्टेंस से भी क्या आएगा, जो सबसे छोटा वाला रेसिस्टेंस होगा अर्थात R1, इससे भी छोटा आएगा रेसिस्टेंस। इसीलिए सबसे अच्छा माना जाता है कॉम्बिनेशन कौन सा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ने का यही फायदा होता है। अब आ जाते हैं पावर के लिए। सारे फॉर्मूला कंप्लीट हो गए, यहाँ तक हो गए। पावर के लिए फॉर्मूला यहाँ से बना लेते हैं। तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है, अर्थात कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, या यूं कह लीजिए कि कार्य कितना होगा, तो जितनी इसमें एनर्जी डालोगे एनर्जी के बराबर ही कार्य होता है। तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, देन एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ठीक है, या यहाँ से यूं भी कह लीजिए कि वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ठीक है, तो अब आप आ जाइए यहाँ पे। तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम है, बट वर्क इज इक्वल टू यहाँ से देख लीजिए V इंटू क्यू, वोल्टेज इंटू चार्ज, इन दोनों को गुना करा दीजिए, तो V गुना क्यू अपॉन में टी। क्यू बाई टी को क्या बोलते हैं, क्यू बाई टी को आप देख लीजिए यहाँ से I बोलते हैं, ये देख लीजिए करंट के लिए। तो P बराबर VI, ये आपका पहला फॉर्मूला बन के हो गया पावर का तैयार। ठीक है, पावर के लिए दूसरा फॉर्मूला
ठीक है। तो यहाँ से ओम के नियम आप सेट कर लीजिए, तब v के प्लेस पे आई आर बैठा देंगे और आई तो चल ही रहा है, तब p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई और आई गुना होकर के आई स्क्वायर आर। अब देख लीजिए आप यहाँ से p इज इक्वल टू वी आई था, तो आई के प्लेस पे हम यहाँ से रख लेंगे, आई को ऊपर डाल दो, आर को नीचे ले आओ, तब वी बाई आर, तब v और v मल्टीप्लाई होकर के क्या बना लेगा, वी स्क्वायर आर, वी स्क्वायर और अपॉन में क्या चलेगा, आर। अब यहाँ से पावर के लिए 3 फॉर्मूला बन गया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। जब पावर के लिए 3 फॉर्मूला बन गया तो एनर्जी के लिए भी कितना फॉर्मूला बनेगा, एनर्जी के लिए भी 3 फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे लिख दिया है, देख लीजिए आप। पावर इज इक्वल टू यहाँ पे से बैठा देंगे वी आई, ठीक है, पी इज इक्वल टू वी आई है, साथ में चल रहा है टी, तो एनर्जी इज इक्वल टू वी आई टी हो गया। एनर्जी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू में टी, ठीक है, और एनर्जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर अपॉन में टी। ये कैसे आ रहा है वो समझ आइए। जैसे P इज इक्वल टू यहाँ पे हम वी आई रखे हैं, तो साथ में चल रहा है टाइम्स में क्या चीज़, टाइम चल रहा है, तो वी आई टी हो गया। अब यहाँ से देख लीजिए वी आई है, तो एनर्जी इज इक्वल टू वी आई है, साथ में चल रहा है टी। अब यहाँ से v के प्लेस पे क्या रख लेंगे, आई आर रख लेंगे, तो आई आर रखोगे तो यहाँ पे देख लीजिए पावर के लिए स्पेशल आप निकाल कर रख लिए हो, आई स्क्वायर आर और साथ में टी चल रहा है। अब फिर से अब यहाँ पे पावर के लिए एक और फॉर्मूला यहाँ से देख लीजिए, P इंटू टी था, तब P के प्लेस पर बैठा देंगे वी स्क्वायर आर अपॉन में टी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला लगभग कंप्लीट हो गया। ये 3 फॉर्मूला एनर्जी के लिए भी बन गया, और अगर ये 3 फॉर्मूला एनर्जी के बन गया तो यही 3 फॉर्मूला हीट के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एनर्जी यहाँ पर हीट के फॉर्म में है। तो यही तीनों को हम H इज इक्वल टू वी आई टी लिख दिए, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी और H इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर अपॉन में आर इंटू में टी। ये 3 फॉर्मूला आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो अब इस प्रकार से पावर के लिए कुछ और भी फॉर्मूला है, आप यहाँ से देख लीजिए। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क को यूनिट होता है जूल और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, बट जूल पर सेकंड को बोला जाता है वाट, ठीक है। और अब आप यहाँ से देख लीजिए वर्क इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, तो पावर का यूनिट तो वाट हो गया और टाइम का यूनिट सेकंड हो गया, और वाट का स्टैंडर्ड यूनिट होता है किलो और सेकंड का स्टैंडर्ड यूनिट होता है क्या चीज़, मतलब बड़ा यूनिट होता है घंटा, तो किलो वाट आवर हो गया। और अर्थात कोई भी मशीन अगर कार्य करेगी तो उसको हम लोग किलो वाट आवर में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर किलो वाट आवर को 1 यूनिट बोला जाता है, और 1 यूनिट इज इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁻�6 जूल, ठीक है। तो अब इन्हीं सारे फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा क्वेश्चन बनाते समय। अब आइए पहला क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल 12.1 का है, ठीक है। आप इसे देखिए, न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, याद रख लीजिए। तो जैसे जैसे क्वेश्चन है वैसे वैसे डाटा को भी लिखते चलेंगे। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर डेट मीन्स करंट कितना दे करके रखा है, 0.5 एम्पियर। विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होता है, करंट जो है सो 10 मिनट तक प्रवाहित होता है। तो प्यारे बच्चे एक बात बताओ, जब 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है तो 10 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 10 गुना 60 अर्थात 600 सेकेंड हो जाएगा, 600 सेकेंड। अब यहाँ से आवेश का मान ज्ञात करना है, तो विद्युत आवेश को, चार्ज को क्या से लिखते हैं, क्यू से। तो फॉर्मूला आपके सामने था I इज इक्वल टू क्यू बाई टी था। अब बड़े ही आसानी से आप ज्ञात कर लोगे भाई। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I गुना में T। I कितना है 600 और टाइम कितना है, सॉरी I कितना है, करंट 0.5 एम्पियर, करंट 0.5 और टाइम है 600। इसको डेसिमल को सेट करो, 10 60 गुना 5 डेट मीन्स कितना, डेट मीन्स 300 कूलम्ब। ये 300 कूलम्ब किसका यूनिट होता है, तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब, ठीक है। बस ये आपका आंसर, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिख रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। आप देखिए विद्युत धारा का मात्रक की परिभाषा लिखिए, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स तो नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल्स के अंदर ये आ जाता है। तो क्वेश्चन अभी आपके सामने ये है, विद्युत धारा के मात्रक का
मात्रक का परिभाषा लिखिए। ये आपका हो जाएगा इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये आपका इन टेक्स्ट का 2 है। तो देखिए ये पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, विद्युत धारा के मात्रक का परिभाषा। तो पहले विद्युत धारा आप लिख लीजिए, देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होता है, कैसे इसका आंसर लिखेंगे। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है। करंट का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। एक एक यहाँ पर चारों तरफ सेट कर दिए, आपका रिजल्ट लिखने में बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए आप इसको ऐसे लिखिए, यदि किसी विद्युत परिपथ से एक सेकेंड में एक कूलम आवेश, एक सेकेंड में एक कूलम आवेश प्रवाहित होती है तो उसे 1 एम्पियर का विद्युत धारा या 1 एम्पियर की धारा कहा जाता है। यही इसका आंसर लिखाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए बढ़ते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या की गणना कीजिए। देखिए इसके लिए एक और फार्मूला होता है, मैं इस फार्मूला पे आपको बता दे रहा हूँ। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। ये फार्मूला हम लोग 11th या 12th क्लास के अंदर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपके NCERT टेक्स्ट बुक में ये फार्मूला नहीं है, तो हम हमारी बुक में जैसा चीज़ है उसी पर बात करते हैं। तो जैसे देखिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है वो देख लो। तो सर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब इतने कूलम से एक इलेक्ट्रॉन बना है, ठीक है। तो इसको उलट के लिख दो ऐसे, क्योंकि माइनस का साइन नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि नंबर काउंट करना है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से 1 इलेक्ट्रॉन, तो एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 1 में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये पलट के ऊपर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, क्योंकि ये -19 ऊपर जाकर के प्लस में आ जाएगा। यहाँ से जब डेसिमल को सेट करोगे तो ये रिजल्ट दे देगा, 1 0 ऊपर, तो ये हो गया 10। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 2 5 10, 2 8 16, 5/8 गुने 10 के पावर 19, ये एक कूलम का रिजल्ट रहेगा। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये रिजल्ट आएगा 0.625 इंटू 10⁻19 कूलम। और जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे प्यारे बच्चों, तो ये रिजल्ट बनेगा 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम। लेकिन अभी आपके बुक में जो दिया रहता है एक कूलम का वैल्यू, वो दे करके रखता है माय डियर स्टूडेंट 6.6 इंटू 10⁻18 कूलम। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इस फॉर्मूला से कैसे ट्रीटमेंट इसका करना है वो आप इधर देख लो। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना है, ठीक है। तो चार्ज मुझे कितना कूलम के बारे में कर रहा है, तो 1 कूलम। तो आप इस फॉर्मूला पहले लिख लो, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, ठीक है। तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q में E, ठीक है। तो N इज इक्वल टू Q मतलब कितना कूलम, 1 कूलम, ठीक है। और E एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19। मैं यहाँ पे माइनस ना लिखूंगा क्योंकि मुझे नंबर काउंट करना है। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये 10 कूलम, ये अभी नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर तो वही रिजल्ट दे देगा, कितना दे देगा, तो माय डियर स्टूडेंट ये रिजल्ट आएगा 6 इंटू 10⁻18 कूलम। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल आपके बुक में नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी इसे बता दिया, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे आ जाइए, कह रहा है अब ये पोटेंशियल डिफरेंस वाला है, मैंने सारे फॉर्मूला को बता रखा है तो भी दिक्कत ना होना चाहिए। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज कितना दे करके रखा है, आप सर कहोगे 12 वोल्ट, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम चार्ज दे करके रखा है, 2 कूलम।
ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, W। तो आप फॉर्मूला लिख लो भाई, जब इसका सॉल्यूशन करोगे तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो फॉर्मूला अगर लिख लोगे तो W इज इक्वल टू V इंटू वोल्टेज इंटू करेंट, वोल्टेज इंटू चार्ज। वोल्टेज कितना है 12, चार्ज कितना है 2 कूलम, तो 12 दूनी 24। ठीक है, अब ये वर्क का यूनिट क्या होता है, तो आप जानते हैं सर जी वर्क का यूनिट होता है जूल। दैट्स योर आंसर। उम्मीद है कि बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने क्वेश्चन है इन टेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट है। तो विभवांतर के लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखा करके रखा है, आप उस फॉर्मूला को देखिए, वहाँ पे फॉर्मूला लिखा होगा V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ठीक है, ये फॉर्मूला वहाँ पे लिखा मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है कि विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है, वोल्ट, और वर्क का यूनिट क्या होता है जूल होता है, और चार्ज का यूनिट क्या होता है COULAMB, अंश, जूल पर कूलम। तो आप यहाँ पे एक बैठा दो, आपका काम हो गया। आप लिखोगे कैसे वो समझा रहे हैं। यदि किसी विद्युत परिपथ से यदि किसी विद्युत परिपथ से 1 कूलम आवेश को प्रवाहित होने के लिए किया गया कार्य यदि 1 जूल हो तो उसे 1 वोल्ट कहा जाएगा। जाता है। उम्मीद है कि इसका आंसर आपको लिखने आ जाएगा। 1 कूलम आवेश को प्रवाहित होने के लिए यदि 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो उसी को 1 वोल्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टेज दे करके रखा 6 वोल्ट। आप लिख लीजिए, गुजरने वाले हर एक कूलम, लिखना भूल गए होंगे हम, हर एक कूलम को कितनी ऊर्जा दी जा सकती है। ठीक है, मतलब 1 कूलम को कितनी ऊर्जा दिया जा सकता है, COULAMB, 1 कूलम को कितना ऊर्जा दिया जा सकता है। ऊर्जा डेट मीन्स वर्क। ठीक है, अर्थात कितना वर्क कर सकता है। तो आप जानते हैं कि वर्क एनर्जी के इक्वल होता है, तो आप यहाँ पे ये फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लीजिए, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V गुना Q। V कितना है 6 वोल्ट, चार्ज कितना है 1 कूलम, तो 6 गुना 1 6 जूल। तो हर एक कूलम को कितना ऊर्जा देना पड़ेगा 6 जूल। डेट्स योर आंसर। उम्मीद है कि बातें समझ में आ गई होंगी आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने क्वेश्चन है एग्जाम्पल 12.3 और एग्जाम्पल 12.4। ठीक है, 12.3 का ए में बोल रहा है कि यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, तो रेसिस्टेंस दे करके रखा है, तो आप जैसे दिया है वैसे लिखते चले जाइए। 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। विद्युत धारा का मान का परिकलन करना है, तो आप याद रख लीजिए, सवाल बनाते समय V इज इक्वल टू फॉर्मूला होता था IR, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन R। ठीक है, तो V यहाँ पर कितना है 220 और R कितना है 1200, 0 से 0, 2 से 11, 2 से 60। सो देयरफॉर
I इज इक्वल टू 11/60। जब आप इसको प्यारे बच्चों सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 0.81 एम्पियर। ये ए का आपका आंसर हो जाएगा। अब अगर आप देखें ध्यान से तो ये आपका ए का आंसर हो गया। वहीं आपके से बी भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, तो विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध अगर 100 ओम है तो R इज इक्वल टू 100 ओम। विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से, वोल्टेज यहाँ पर दे करके रखा है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा, करंट का मान यहाँ से निकालना है। अब आप इसे भी बड़ी आसानी से निकाल लोगे। जो काम यहाँ पे किए हो वही काम यहाँ पे कर लेना। बस यहाँ पे मार्क्स कटने का डर है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो आप यूजिंग ओम्स लॉ, बस, और कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अगर करंट निकालना है तब हम डायरेक्ट फार्मूला बैठेंगे, I इज इक्वल टू V अपॉन R। V कितना है 220 और R कितना है 100, तो ये रिजल्ट बना देगा 2.2 एम्पियर। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। इधर आप देख लीजिए, जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर के करंट लेता है भाई 4 एम्पियर की धारा लेता है, तब उसके टर्मिनलों के बीच का विभवांतर 60 वोल्ट है। मैंने वोल्टेज दे करके रखा है 60 वोल्ट, ठीक है। तो I मालूम है, V मालूम है, तब तब फिर यहाँ पर आगे कहता है कि टर्मिनलों के बीच का विभवांतर 60 वोल्ट है। उसी समय विद्युत हीटर कितनी धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर 60 वोल्ट यहाँ है तो आप समझ रहे हैं कि भी जो वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। तो जब आप इसको यहाँ पे डबल कर दोगे तो ये हो जाएगा 120 वोल्ट। 120 वोल्ट, तो अगर ये 120 वोल्ट हो जाएगा तो यहाँ पे जब डबल हो जाएगा वोल्टेज, तो यहाँ पे करंट का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा। तो करंट का वैल्यू हो जाएगा 4 दूनी 8 एम्पियर। प्यारे बच्चों, ये डेट श्योर आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन ऐसे पेपर में बनाओगे तो आपको मिलेगा लड्डू, आपको कोई भी मार्क्स ना मिलेगा। तो सर जी मार्क्स कैसे मिलेगा वो आपको बतला रहे हैं। देखिए यहाँ पे करंट अगर आपके सामने दे करके रखा है 4 एम्पियर, तो वोल्टेज भाई 60 वोल्ट है, तो यहाँ से सबसे पहले रेसिस्टेंस का मान निकाल लीजिए, क्योंकि वोल्टेज बढ़ाने से रेसिस्टेंस का मान बदलने वाला तो है नहीं, आप इस बात को समझ रहे हैं। तो जब रेसिस्टेंस का वैल्यू निकालोगे तो आप यहाँ पे लिखोगे V अपॉन I और ये लिखोगे 60/4, डेट मीन्स रेसिस्टेंस निकल के आ गया 15 ओम। अब रेसिस्टेंस निकल के आ गया है 15 ओम। आप कह रहे हैं कि 60 के बजाय आप कितना हम कर दे रहे हैं, वोल्टेज बढ़ा दे रहे हैं 120 वोल्ट। तब वह कितना करंट लेगा वो निकालना है। तो फिर से कर लो भाई, I इज इक्वल टू क्या लिखोगे, I इज इक्वल टू लिख दोगे आप V/R। V कितना है, वोल्टेज बढ़ा दिया 120, रेसिस्टेंस तो चेंज होगा नहीं, 15 × 120। सो नाउ माय डियर करंट विल बी 8 एम्पियर। तो देखो यहाँ पे 2 तरीका से आप समझ रहे हैं जरूर हैं, लेकिन बनाना आपको इसी तरीका से है। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। अब आप इसे लिख सकते हो अपने टेक्स्ट बुक में, टेक्स्ट कॉपी में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी धातु, एक क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 12.5 एग्जाम्पल नंबर, और इधर है 12.6 एग्जाम्पल नंबर। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है उसे मैं समझा रहा हूँ। सपोज कीजिए कि ये वायर है और इसे काटा गया है, और कहता है कि किसी धातु के 1 मीटर, ये जो लेंथ है ये 1 मीटर है, और इसका जो रेसिस्टेंस है ये 26 ओम है, ठीक है। और आपको मालूम है कि आप 10th क्लास के अंडर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, 20 डिग्री। इसका हमें कोई इस्तेमाल नहीं है यहाँ पर, इसका कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी दे दिया है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेसिस्टेंस भी चेंज हो जाता है। आपको इस बात को ज्ञात होना चाहिए।
कहता है कि तार का व्यास 0.3 mm है। ये जो व्यास है यहाँ से यहाँ तक की दूरी डायमीटर 0.3 mm है। डायमीटर 0.3 mm है, तो हम इसे थोड़ा चेंज कर लेते हैं, रेडियस बना लेते हैं। तो ये प्यारे बच्चों हो जाएगा 3/10। पॉइंट को सेट कर लिए। अब मैंने पॉइंट को सेट किया, अब रेडियस को सर यहाँ पे 2 से भाग भी देना होगा। सो देयरफॉर मैं ये कह सकता हूँ 3/2 मतलब ये हो जाएगा 1.5, 1.5। और ये मिलीमीटर में जो है उसको मैं मीटर में चेंज करने के लिए 10 के पावर 3 से मैं और भाग दे देता हूँ। मिलीमीटर छोटी यूनिट होती है, मीटर बड़ी यूनिट होती है, तो मैं 10 के पावर 3 से, तो 10 के पावर 3 और यहाँ 10 के पावर 1 ऊपर जाकर के टोटल हो जाएगा 10 के पावर -4। ये आपके पास आ जाएगा रेडियस इतना मीटर। 1.5 × 10⁴, 1.5 × 10⁻⁻⁴ मीटर। ठीक है, ठीक, ये रिजल्ट आ जाएगा। अब आपको से कहता है कि इस ताप पर धातु के वैद्युत प्रतिरोधकता क्या होगी। तो भाई देखो फॉर्मूला क्या है, R = ρ×L/A। और रो आपका रेसिस्टिविटी होता है, प्रतिरोधकता जिसको कहते हैं। तो रेसिस्टिविटी = क्या हो जाएगा, R×A/L। इसी पे सेट कर दीजिए। तो रो = हो जाएगा रेसिस्टेंस कितना, 26। एरिया, भाई इसका एरिया क्या होगा, तो आप जानते हैं पाई के मान πr² होगा एरिया, πr²। लेंथ एक का कैलकुलेशन करो या ना करो, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पाई के मान 22/7। रेडियस का होल स्क्वायर, तो 1.5 × 10⁻⁻⁴ का होल स्क्वायर। सो रो = 26 × 22 × 1.5 × 1.5 और 10 के पावर 4, ये गुना होकर के बनाएगा 10 के पावर -8। ठीक है, अब बट्टे में चल रहा है 7। ठीक है, एक चीज़ याद रखना भाई, ठीक है, 3, 10 के पावर 3 ऊपर, 10 के पावर 4, 3/2 1.5, ये बिल्कुल ठीक ठाक है। अब कोई दिक्कत वाली बात ना है। तो अब जब आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो भाई देखो यहाँ से एक 0 और एक 0 और नीचे आएंगे तो 2 10 और आ जाएंगे आपके पास, तो 10 ऊपर जा करके माइनस में। तो रो = हो जाएगा 26 × 22 × 15, 15 225 हो जाएंगे, 225 और गुने में 10 के पावर 1 और 1 2, तो बढ़ करके हो जाएगा 10 के पावर -10 और बटे में 7। जब प्यारे बच्चों आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो फाइनली रिजल्ट आएगा 1.84 × 10⁻, 1.84 × 10⁻⁻6, 1.84 × 10⁻⁻6 ओम मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसके कैलकुलेशन देख लेना। कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो भाई, करना क्या है, 26, 22 और 225 को गुना करा देना और गुना करा के फिर 7 से भाग दोगे, तो जो रिजल्ट आएगा फिर आप उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करोगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने पर फिर आपके सामने ये रिजल्ट निकल करके आ जाएंगे। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। कंसेप्ट उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर आ जाइए, दिए गए किसी पदार्थ के L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। प्रतिरोध कितना ओम है, 4 ओम है। ठीक है, तो R = ρ×L/A। रेसिस्टेंस कितना दे करके रखा है, 4 ओम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 4 लिख दे रहा हूँ, ρ×L/A। अब सवाल के कंडीशन यहाँ तक तो ठीक ठाक समझ में आ रहा है। यहाँ से नया कुछ बोल रहा है कि इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगी जिसकी लंबाई आधी कर दी जाए। तो प्यारे बच्चों, लेंथ जो है वो आप आधा कर दे रहे हो और एरिया को डबल कर दे रहे हो। ठीक है, एरिया को अगर आप डबल कर दे रहे हो, लेंथ को आधा कर दे रहे हो, तब फिर पूछ रहा है कि जो वायर है उसका नया रेसिस्टेंस क्या होगा। तो न्यू रेसिस्टेंस को मैं यहाँ पे R लिख रहा हूँ। तो न्यू रेसिस्टेंस = R = ρ×L/A। ρ×L, L हाफ हो गया है प्यारे बच्चों। एरिया आधी हो गई है,
तो 2a, आर डैश इज इक्वल टू रो एल बाई ए, 2 जा 4, 1/4 को बाहर निकाल दे रहे हैं, तो आर डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 रो इंटू एल बाई ए, रो इंटू एल बाई ए इज इक्वल टू 4। इसको कैलकुलेट करोगे, सो देयर फोर न्यू रेसिस्टेंस जो होगा वो आ जाएगा 1 ओम। ये 1 ओम कैसे आ गया? क्योंकि आपने लेंथ को आधी कर दिए हैं और एरिया को 2 गुना से बढ़ा दिए हैं। तो लेंथ को आपने किसी वायर को मोड़ दिए, तो मोड़ देने से उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, जैसे देख लीजिए इतनी लंबी वायर है और इतनी लंबी वायर है, अब इसको 2 टुकड़ा में, अब इसको 2 टुकड़ा लेंथ को आधा कर रहे हैं, मतलब कि इसको बेंड करके यहाँ पे ले रहे हो। अब ये इतना मोटा ना हो जाएगा, तो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ गई, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया डबल हो गया और लेंथ क्या हो गई, लेंथ आधी और क्रॉस सेक्शन एरिया 2 गुना हो गया। तो उम्मीद है कि ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। इस वजह से रेसिस्टेंस का हो गया, रेसिस्टेंस अब कम हो गया, और रेसिस्टेंस कम हो जाने का मतलब क्या है कि करंट का सप्लाई अब पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, उम्मीद है कि बातें समझ में आ गई होगी दोस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलिए बच्चा लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है तथा एक 4 ओम का चालक है, 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा? परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच का विभवांतर क्या होगा, ये आपको निकालना है। और आपके टेक्स्ट बुक में इसका डायग्राम भी शो किया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। ये मैं इसे थोड़े पल के लिए मिटा देता हूँ। ठीक है, अब आप आइए पार्ट ए का हम सॉल्यूशन दिखाते हैं आपको। परिपथ ए का कुल प्रतिरोध, तो आप इसे R1 मान लीजिए, 4 ओम दे करके रखा है, ठीक है। तो R नेट रेसिस्टेंस निकालेंगे तो R1 प्लस R2 को ऐड करना होगा। सो R नेट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 4 प्लस 20। सो R नेट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 24 ओम। ये आपका आंसर हो गया। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। बी, विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान, ठीक है। तो भाई टोटल सर्किट का रेसिस्टेंस निकल गया है, ये है 24 ओम। वोल्टेज 6 वोल्ट के सोर्स से जोड़ दिया गया है। करंट आपको मालूम करना है कि करंट क्या होगा, ठीक है। तब आप अप्लाई कर लेना भाई, यूजिंग ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर, देन I इज इक्वल टू V बाई आर। V कितना है? 6, R कितना है? 24। सिंप्लीफाई करोगे तो 1/4, और 1/4 डेट मीन्स कितना होता है? 0.5 एम्पियर। ये आपका हो गया भैया आंसर बी। सी पार्ट आपसे बोलता है, सी पार्ट भैया आपको से बोलता क्या है, उसे देख लो, पढ़ लो पहले। विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, ठीक है। देखो एक बार आपको इसके बीच का विभवांतर आप पता करना है, एक बार इसके सिरों के बीच का विभवांतर पता करना है कि क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले विद्युत लैंप का निकालेंगे, फिर बाद में चालक का निकाल लेंगे। तो अब आप इसको यहाँ पे देख लो, पार्ट सी का कैलकुलेशन। पहली बात आप इस चीज़ को समझो कि जब करंट यहाँ से सप्लाई करेगा ना, तो करंट तो सेम ही है, करंट इसमें चेंज नहीं होता है, करंट पैरेलल में बदलता है, ठीक है। जैसे अगर 2 रेजिस्टेंस है तो एक में I1 I2 I3 ऐसा लेते हैं ना, यहाँ पे तो करंट सेम ही फ्लो करेगा, फिर कौन सी बड़ी बात है। अब आप आइए देखिए यहाँ पे, इसमें अगर देखें हम, ठीक है, तो अगर हमको सबसे पहले विद्युत लैंप का बोला है, तो विद्युत लैंप का जिसे हम लोग यहाँ पे R2 लिख रहे हैं, ठीक है, और इसका रेसिस्टेंस दे करके रखा है विद्युत लैंप का 20 ओम, ठीक है। और करंट इसमें कितना फ्लो कर रहा है आप देख लो, करंट फ्लो कर रहा है 0.25, या फिर 0.25 लिखने से बेटर है कि 1/4 एम्पियर। इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वो मालूम नहीं है, तो भाई लगा दो V इज इक्वल टू आई आर। देखो भैया ये सब क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना होगा ना, फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय ना है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू आई आर, बस मल्टीप्लाई करा दो, I कितना है 1/4 इंटू में 20। तो भाई जब इसके कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 5 वोल्ट, और यही आपका हो जाएगा इसका, इस वाले पार्ट का आंसर, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है, तभी मैं एक का ही निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने किसका निकाला? ये मैंने निकाला बल्ब का, तो V B, ठीक है। लैंप का निकाला है तो लैंप लिख दे रहे हैं VL। और अब मैं निकाल रहा हूँ R1, ये दे करके रखा है 4 ओम। करंट कितना जाएगा भाई? 1/4 एम्पियर। करंट तो सेम ही फ्लो करेगा V, तो V इज इक्वल टू फॉर्मूला आई आर। तो V क्या है, सॉरी V तो निकालना है, I क्या है? करंट 1/4। रेसिस्टेंस कितना है? 4। तो V इज इक्वल टू 1 वोल्ट। ये और ये, यही दोनों आपको निकालने के लिए कह रहा था।
सो डेट्स योर आंसर। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए इंडेक्स क्वेश्चन है। प्रश्न 1 के परिपथ को दोबारा खींचिए। इससे पहले एक और प्रश्न दिया गया है, आप उसे देख लीजिए क्वेश्चन में। वहाँ पे उसका क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, जिसमें कहता है कि 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम के 3 प्रतिरोध हैं। इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, तो आप प्लीज़ अपने टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। अभी हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। परिपथ को दोबारा खींचे तथा इसमें प्रतिरोधों से प्रवाहित विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर तथा 12 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर लगाइए। और कहता है कि एमीटर तथा वोल्टमीटर के पाठ्यांक क्या होंगे। प्यारे बच्चे, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप एक काम क्या कर लो कि इसका टोटल नेट रेसिस्टेंस निकाल लीजिए। तो मैं सबसे पहले आर नेट रेसिस्टेंस निकालूंगा, तो ये होगा R1 जमा R2 जमा R3। तो आर नेट रेसिस्टेंस हो जाएगा 5 जमा 8 जमा 12। तो आर नेट रेसिस्टेंस हो जाएगा 8 और 5 13, 13 और 12 25 ओम। इसका मतलब ये हुआ कि सर्किट का मेन रेसिस्टेंस, सर्किट का जो टोटल रेसिस्टेंस है वो है 12 ओम, सॉरी 25 ओम। और इसमें कहता है कि बीच के विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर लगाइए तथा एमीटर और वोल्टमीटर के पाठ्यांक की गणना कीजिए। अच्छा प्यारे बच्चे, एक बात बताइए कि सर जी 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम, और इसमें बैटरी का जो दिया है पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना दिया है। मैंने इससे क्वेश्चन में, क्योंकि मैंने क्वेश्चन फर्स्ट को ना लिखा है, 2 वोल्ट के 3 सेल, तो अर्थात यहाँ पे पोटेंशियल दे करके रखा है भाई 6 वोल्ट। ठीक है, तो अगर नेट रेसिस्टेंस 25 ओम है और पोटेंशियल कितना है 6 वोल्ट है, तो करंट कितना इससे फ्लो हो रहा है वो आप निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं यूजिंग ओम्स लॉ, देन V इज इक्वल टू आई आर। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई R। V कितना हो जाएगा, V हो जाएगा 6 और R कितना हो जाएगा 25। तो प्यारे बच्चों, जब यहाँ पे 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे, इसलिए ताकि दशमलव को सेट करना मेरे लिए आसान हो जाए। वैसे 6 में 25 से भाग दोगे तब भी उतना ही आ जाएगा, तब 25 चौके 100 और ये रिजल्ट बनेगा 0.24 एम्पियर। ठीक है, उम्मीद है कि ये बातें समझ में आ गई होगी। मैंने 2 काम कर लिया। देखिए, मैंने पहला काम क्या किया है कि सर्किट का आर नेट रेसिस्टेंस निकाल लिया, और दूसरा काम मैंने क्या किया है कि सर्किट से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसे मैंने निकाल लिया। कितना हो रहा है 0.24 एम्पियर। ठीक है, अब आपको से प्यारे बच्चे एक बात तो समझ ही रहे हैं कि इसमें करंट चेंज नहीं होता है, करंट बदलता नहीं है। अगर करंट नहीं बदलता है तो करंट सेम है, रेसिस्टेंस आपके पास है, तो फिर वोल्टेज निकालने में क्या दिक्कत है। मेरी बात फिर से समझिए, करंट जब चेंज होता ही नहीं है, जो करंट यहाँ जाएगा वही करंट यहाँ आएगा, वही करंट यहाँ आएगा, तो इसका मतलब कि करंट 0.24 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और रेसिस्टेंस सबका मालूम है, तो फिर वोल्टेज निकालने में क्या दिक्कत है। इसी के तो कह रहा है कि 12 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर निकालिए। बड़े ही आसानी से खूबसूरती से निकाल लेंगे आप। इसका रेसिस्टेंस आप इधर देख लो, इधर देखिए कि इसे मैं कैसे निकालता हूँ। देखिए, करंट दे करके रखा है 0.24 एम्पियर। ठीक है, रेसिस्टेंस R3 का दे करके रखा है 12 ओम, और पोटेंशियल ये मुझे मालूम नहीं है, मैंने गुना करा देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा V इज इक्वल टू आई आर। ये कैसे आ रहा है तो आपको मालूम ही होगा भाई, ये मैंने ओम्स लॉ का यूज किया है। I कितना है तो 0.24, R कितना है 12, 100
12 चौके 48, 12 दूनी 24 और 4 28, तो 2.88 वोल्ट। यही आपको से पूछ रहा था क्वेश्चन में। तो उम्मीद है कि अब आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप इसको लिख लेना वीडियो को पॉज करके, मैं इसे इरेज कर दूंगा और ये पोटेंशियल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2.88 वोल्ट, मतलब कि ये 2.88 वोल्ट को कंज्यूम कर रहा है ना, ले रहा है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लो। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या है। आप इसे पढ़ो, तब तक हम इसे मिटा देते हैं, क्योंकि इसे हमें बनाने के लिए कुछ सरफेस चाहिए, कुछ एरिया चाहिए। ठीक है, तो हम इसे मिटा देते हैं। और इसका डायग्राम हम इधर बना लेते हैं। कहता है कि चित्र 12.10 में R1, R2, R3, ठीक है, 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम है तथा इन्हें 12 वोल्ट के बैटरी से जोड़ा जाता है। अब भाई जोड़ा कैसे गया है? ठीक है, कई क्वेश्चन में तो गड़बड़ ना है लिखा हुआ, एक बार देख लो भाई। 12.10, तो 12.10 डायग्राम कहाँ है? 12.10, आप ये डायग्राम अपने बुक से देख लो, मैंने देख रखा है तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ डायग्राम। यहाँ पे इसको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। तो प्यारे बच्चों डायग्राम थोड़ा खूबसूरती से बनाना, ताकि लगे कि 10th क्लास के बच्चा कोई बनाया है। ठीक है, अब कहता है कि ये करंट यहाँ से सप्लाई हो रहा है, तो करंट आप जानते हैं ये I1 हो जाएगा, ये I2, ये I3। ठीक है, अब पोटेंशियल यहाँ पर दे करके रखा है, क्योंकि इन तीनों के बीच का पोटेंशियल तो अलग अलग हो नहीं सकता है, पोटेंशियल एक ही होगा। यहाँ पर करंट चेंज होगा लेकिन पोटेंशियल सेम होगा। लेकिन सीरीज में करंट सेम होता है और पोटेंशियल अलग अलग होता है। इस चीज़ को याद रख लेना भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन अब बनाते बनाते सीख जाओगे। अभी आप आ जाओ कि और कुछ छूट तो ना रहा है। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम तथा इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी, ये जो बैटरी है 12 वोल्ट का है, 12 वोल्ट का बैटरी है। करंट सप्लाई मैंने कर दिया है, ये मैंने R1 मान ले रहा है 5 ओम, ये R2 10 ओम और ये R3, यार बच्चों मैं ये देख कर करेगा 30 ओम। ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी से। अब देखिए, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप अपनी मन की बात हमेशा सुनो, कभी भी इस क्वेश्चन पे ना जाओ। पहले आपको जो जो डाटा हम बता रहे हैं उस डाटा को पहले आप कलेक्शन कर लो। क्या इसका नेट रेजिस्टेंस कितना है उसको कैलकुलेट कर लो, इससे कितना करंट फ्लो कर रहा है वो आप निकाल लो। उसके बाद जो कर रहा है फिर आप क्वेश्चन पे आना। तो मैं अभी इस क्वेश्चन को नीचे क्यों नहीं देख रहा हूं? क्योंकि मुझे यहाँ पे नेट रेसिस्टेंस मुझे मालूम करना है और कितना करंट फ्लो कर रहा है, उसके बाद ही मैं इस क्वेश्चन के आगे कुछ बात करूंगा। और हो सकता है कि उन्हीं में से जो हम लोग कुछ अभी कैलकुलेशन करेंगे, उन्हीं में से कुछ निकालने के लिए दे करके भी रखा हो। ठीक है, समझ में आई बात? तो अब आप आइए, मेरा दो काम, पहले इसका सर्किट का नेट रेसिस्टेंस, सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन तरीका है क्वेश्चन बनाने का। क्वेश्चन बनाने का चाहे वो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछे, बेधड़ेले भाई आंख बंद करके उसका नेट रेसिस्टेंस निकाल लेना। फिर उसके बाद उसका क्या निकालोगे आप कि इससे कितना करंट फ्लो कर रहा है। फिर अब आप आइए क्वेश्चन पे कि अब वो आपको से क्या जानना चाह रहा है। अभी मेरी कहानी अधूरी है, तो अभी हम इसे नीचे पढ़ भी नहीं रहे हैं। अभी हम सबसे पहले रेसिस्टेंस को, नेट रेसिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो इन पैरेलल combination of resistance, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है?
1/r नेट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। 1/r नेट इज इक्वल टू 1/r1 5 10 और बच्चा ये 30। 5 10 30 कैल्शियम 30, 5 6 10 30 1। देन 1/r नेट इज इक्वल टू 6 3 और 1 10 बटे में 30। देन 1/r नेट इज इक्वल टू 1/3। ये 1 1 कैंसिल, या फिर ऐसे कर लीजिए आर नेट को 1 से मल्टीप्लाई, आर नेट इज इक्वल टू 3। सो देयरफॉर आर नेट इज इक्वल टू 3 ओम। आपको कुछ समझ में आया बात? मैंने लेक्चर वीडियो में या फिर इसे शुरुआत वाले वीडियो में मैंने बता रखा है कि अगर ये 5 ओम 10 ओम और 30 ओम है तो अगर इस सीरीज में अगर इस प्रकार से इसको कनेक्ट करते हैं तो जो नेट रेसिस्टेंस होगा सर्किट का, अर्थात वो सबसे छोटी वाली से भी टोटल रेसिस्टेंस का वैल्यू सर्किट का कम आएगा। तो यहाँ पर आर नेट आया 3 ओम और सबसे छोटा वाला रेसिस्टेंस कितना देकर के रखा है 5 ओम। यही खास बात है कि ओवरऑल सर्किट का रेसिस्टेंस बहुत सारे सर्किट के जोड़ने से जो सबसे छोटा रेसिस्टेंस होता है उससे भी कम आ जाता है। यहाँ पे बहुत सारे पेपर में अगर कभी क्वेश्चन घुमाता है तो बच्चा लोग गड़बड़ करके आता है। आर नेट यहाँ पर आ गया 3 ओम। अब देख लीजिएगा पोटेंशियल डिफरेंस कितना, वोल्टेज कितना देकर के रखा है, वोल्टेज 12 वोल्ट और आर नेट कितना आया है 3 ओम। अब करंट यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है, तो अप्लाई कर लेंगे हम लोग यूजिंग ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू आई आर, देन I इज इक्वल टू V बाई आर। V कितना है 12, R कितना है 3 चौके। सो देयरफॉर I इज इक्वल टू 4 एम्पियर। ठीक है, देखिए अब आपको से इतना सारा काम करने के बाद अब आपको से क्या पूछता है उसको कैलकुलेट कर लो। देखो अब प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। ये अभी हम ज्ञात ना किए हैं। परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, तो भाई परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा ये आपका पार्ट हो गया प्यारे बच्चों बी। ये बन गया है आपका परिपथ का कुल प्रतिरोध, ये आपने आर नेट निकाल के रखा है, ये आपका हो गया सी। ठीक है, अब बच गया ए। ठीक है, तो जब माय डियर स्टूडेंट जब ए बच ही गया है तब आप इस बात को समझ ही रहे हैं कि करंट यहाँ पे तो पोटेंशियल सेम ही रहेगा। अगर पोटेंशियल सेम रहेगा, ठीक है, करंट यहाँ पर इंडिविजुअल अलग अलग हो रहा है, तब फिर क्या दिक्कत है। जब आप समझिए वोल्टेज यहाँ पे सेम होना है, वोल्टेज सेम अगर होगा तब इस स्थिति में भी 12 वोल्ट, I1 मालूम नहीं है, लेकिन रेसिस्टेंस पहला वाला के 5 ओम। ठीक है, तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू यहाँ देख लो V बाई आर। तो V कितना है 12, R कितना है 5, 2 से यहाँ 2 से यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2.4, 5 दूनी 10, 2 पंचों के 20, तो I1 हो गया 2.4 एम्पियर। अब इसी प्रकार से मैं I2 भी निकाल दूंगा। अब I2 कहाँ निकाल दे, तो भाई ऐसे देख लो I2 निकालना होगा तो क्या करना ना, I2 निकालना होगा ये वाला, तो आप क्या कर लेना कि 12 रखे रहना ऊपर और जितना रेसिस्टेंस होगा उससे भाग दे देना। तो रेसिस्टेंस है 10, तो भाग दोगे ये आ जाएगा 1.2 एम्पियर। ये एक और निकल जाएगा। I3 निकालना होगा तो 12 रखे रहना और जितना रेसिस्टेंस R3 वाला का है उससे डिवाइड कर देना, ये आ जाएगा। तो 6 दूनी 12 और 6 5 30। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 5 30। अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करोगे तब पंचों के 0.4 एम्पियर। मैंने सारे ही निकाल दिए हैं प्यारे बच्चों, आप देख लो ऐसे क्वेश्चन को बनाया जाता है। तो याद रहे जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना है
तो सबसे पहले आर नेट निकाल लिया करो और कितना करंट सप्लाई हो रहा है उसे आप देख लिया करो, तो ही क्वेश्चन बनाने बैठिए। ठीक है, मैं एक बार आपके सामने आंसर मिला ले रहा हूँ ताकि बाद में फिर प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे। तो फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन, सेम रिपीट क्वेश्चन, केवल डायग्राम अलग। क्या है, आप इस डायग्राम को देख के मत तक बकाना। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये पैरेलल में, ये भी पैरेलल में, ये भी पैरेलल में, ये भी पैरेलल में है। इन दोनों के मिलने से एक आर्नेट रेसिस्टेंस निकाल लो, फिर एक और आर्नेट रेसिस्टेंस निकाल लो। ठीक है, अब आप देखो कि मैं इसे कैसे करता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहा हूँ। सबसे पहले दो काम करेंगे, इसका टोटल रेसिस्टेंस कितना है, टोटल इसमें करंट कितना सप्लाई हो रहा है, वो दो काम कर लेंगे। पर उसके बाद ये क्वेश्चन में फिर देखेंगे कि क्या आगे बात कर रहा है उन सारी चीज़ों पर। तभी सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम सबसे पहले कौन से कॉम्बिनेशन है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो यहाँ पे 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू 1/RP से लिख देते हैं। यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1, ये 10 और ये 40। तो 1/RP इज इक्वल टू 40 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1। तो 1/RP इज इक्वल टू 5 और बटे में 40। इसे जब कैलकुलेट करोगे तो RP जाएगा, बच्चा लोग ऊपर, तो 5 आ जाएगा नीचे और 40 जाएगा ऊपर। तो 40 बटे में 5। जब नेट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 8 ओम। 8 ओम। क्या सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस है? नहीं। ठीक है, अभी यहाँ पे R3, R4 और R5 अभी और बचा हुआ है। ठीक है, तो नाउ अब फिर से निकाल लेते हैं। 1/RP इज इक्वल टू 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। 1/RP इज इक्वल टू 1/R3, ये 30, ये 20 और ये 60। 30 दूनी 20 दिया 1, देन 1/RP इज इक्वल टू 2 3 5 1 6 बटे 60। 6 एकम 6, 6 दहा 60। तो यहाँ से निकल गया RP इज इक्वल टू, RP जाएगा ऊपर, 6 आ जाएगा नीचे, 60 जाएगा ऊपर, 6 दहा 60 आ जाएगा 10 ओम। अब आप ऐसा समझ लीजिए कि मैंने इसे यहाँ कनेक्ट कर दिया, समतुल्य प्रतिरोध निकाला, मैंने इसे यहाँ लगा दिया, मैंने इसे भी निकाला, इसे यहाँ निकाल दिया। अब ये दोनों कम हो गए, अब ये दोनों सीरीज में हो गए। ठीक है, टोटल रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो जो भी यहाँ पैरेलल में आया मैं इसे एक रेसिस्टेंस मान लिया, यहाँ जो पैरेलल में आया उसे भी मैंने एक रेसिस्टेंस मान लिया, और अब इसे सीरीज की तरह ही कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो टोटल आरनेट रेसिस्टेंस कितना आ जाएगा, आरनेट रेसिस्टेंस इक्वल होगा RP
प्लस ये आर पी, ठीक है। मैं इसे आर पी ले लेता हूँ, इसे मैं आर पी डैश ले लेता हूँ, ठीक है। आर पी प्लस आर डैश पी के इक्वल हो जाएगा, अर्थात ये 8 और वो 10, टोटल हो जाएगा 18 ओम। और नेट रेजिस्टेंस हो गया 18 ओम। अब आपको से कहता क्या है कि मैं इसे कितने वोल्ट करंट से जोड़ा हूँ, 12 वोल्ट। यहाँ पे पोटेंशियल दे करके रखा है 12 वोल्ट। तो आपको दिमाग ये लगाना है कि अगर 12 वोल्ट से मैंने कनेक्ट किया है तो सर्किट में, अब ये दोनों तो सीरीज में आ गए। अब जब ये दोनों सीरीज में आ गए तो इस स्थिति में तो करंट सेम ही फ्लो करना है। तो करंट सेम फ्लो करना है तो अब आप यहाँ देख लीजिए, पोटेंशियल दे करके रखा है 12 वोल्ट, करंट कितना फ्लो करेगा मालूम नहीं है। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, V बराबर आई आर। तो देन I इज इक्वल टू V अपॉन में R। तो मैं इसे लिख देता हूँ V अपॉन में R। V कितना 12, R कितना 18, 6 दूनी 12, 6 3 18। सो करंट हो जाएगा 0.666 और इसे लिख सकते हो 0.67 एम्पियर। देखते हैं परिपथ का कुल प्रतिरोध आपने ज्ञात किया सर जी। हाँ, परिपथ का कुल प्रतिरोध 18 ओम। तो ये आपने पार्ट ए का कैलकुलेशन कर लिया है। ये टोटल जो रिजल्ट आ रहा है ना, ये टोटल ए के लिए आ रहा है। तो मैं इसके नंबरिंग कहाँ से दे दूँ, तो मैंने जहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट किया, ये तो डायग्राम दे करके रखा था। तो सर ये कैलकुलेशन ए का था, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा का परिकलन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेशन हो जाएगा बी का। ये क्वेश्चन बन गया है। अब आप इसका आंसर मैच कर लो, 0.67 18, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन गया। हेलो माय डियर स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पहली बात ये कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पेपर में कई बार पूछ चुका है। अब आप आइए देखिए इसमें क्या है, क्या कंसेप्ट यूज होता है वो देखिए। 1 ओम और 10 के पावर 6 ओम। नंबर ए, 1 ओम 10 के पावर 3 10 के पावर 6 ओम के प्रतिरोध को पार्थक्रम में संयोजित किया जाता है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध के बारे में आप क्या निर्णय करेंगे। मतलब ये आपको से कंक्लूजन पूछता है कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा। तो देखिए जी, मैं 3 रेसिस्टेंस आपके सामने बना रहे हैं। 3 वाला नहीं है, पहले 2 वाला है। करंट फ्लो हो रहा है, मैं इसे R1 मान लेता हूँ 1 ओम, R2 मान ले रहे हैं जी 10 के पावर 6 ओम, ठीक है। पोटेंशियल कितना दे करके रखा है ये मालूम नहीं है, ये दिया भी नहीं है, ठीक है। चलिए कहता है कि पार्श्व क्रम में संयोजित है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध के बारे में आप क्या कहेंगे। तो पहले R नेट रेसिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस का पार्श्व क्रम संयोजन अगर देखें तो इसके लिए नेट रेसिस्टेंस निकाल लेना जरूरी है। तो आर नेट का फॉर्मूला होता है 2 रेसिस्टेंस के लिए 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R नेट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 1/R1 एक, 1/R2 10 to the power 6, 1/R net is equal to 10 to the power 6, 10 to the power 6 एक से इसमें डिवाइड, तो इतना टाइम्स मल्टीप्लाई 10 to the power 6, 10 to the power 6 से 10 to the power 6 कैंसिल होकर के 1, तो 1/R नेट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू
10 to the power 6 10 to the power 6 plus 1, ये हम लोग क्रॉस कर देते हैं प्यारे बच्चों, तो डायरेक्ट निकाल देते हैं आर नेट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 10 to the power 6 अपॉन में 10 to the power 6 plus 1। सो माय डियर स्टूडेंट, आर नेट रेसिस्टेंस जो है ना वो क्या हो जाएगा, आर नेट रेसिस्टेंस ये स्मॉल हो जाएगा, ठीक है, जो सबसे छोटे वाला रेसिस्टेंस होगा उससे, क्योंकि अगर आप चूंकि यहाँ पे देखिए तो यहाँ 10 to the power 6 है, यहाँ 10 to the power 6 plus 1 है, तो ये 0.999 से कम, 0.999 समथिंग जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी नेट रेसिस्टेंस आएगा इस सर्किट का वो 1 से कम आएगा, और 1 से कम आएगा तो क्या बात कहेंगे, इसमें यही कंसेप्ट आपको सिखाना चाह रहा है कि अगर कोई रेसिस्टेंस को पैरेलल में करते हैं कनेक्ट, तब पैरेलल में कनेक्ट करने पर होगा क्या ना कि जो सबसे छोटा रेसिस्टेंस आएगा उससे भी ओवरऑल इस पूरे सर्किट का नेट रेसिस्टेंस उससे भी कम आएगा। यही वजह है कि हमें अपने घरों में पैरेलल क्रम में पैरेलल में अप्लायंसेस को लगाना चाहिए। यहाँ पर यही बता रहा है, यही नहीं बल्कि इसीलिए आपको ए और बी दो दिया है क्वेश्चन। तो एक और क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पर जैसे आपको सिखा रहा है कि 3 रेसिस्टेंस आप ले लीजिए, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और 3 रेसिस्टेंस को अगर आप पैरेलल में ले लेते हैं तो R1 यहाँ पे 1 ओम, R2 यहाँ पे 10 to the power 3 ओम, R3 10 to the power 6 ओम। सो यहाँ पे इस सर्किट का नेट रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो वही लिखेंगे लाइनिंग यहाँ पे भी, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस 1 by R net is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। 1 by R net is equal to 1 प्लस का 10 to the power 3, देखते चलिए 10 to the power 6, सो 1 by R net is equal to, सबका एलसीएम ले लो भाई, तो एलसीएम लोगे तो 10 to the power 6, ये 10 to the power 6 हो जाएगा, ये 10 to the power 3 हो जाएगा, और ये केवल 1 बचेगा। जब आप इसका टोटल आर नेट रेसिस्टेंस निकालोगे तो ये 10 to the power 6 ऊपर चला जाएगा, और 10 to the power 6 और 10 to the power 3 प्लस का 1। सो नाउ माय डियर, टोटल अगर आर नेट रेसिस्टेंस निकालेंगे हम लोग यहाँ पे तो ये आएगा वैल्यू जो सबसे छोटा रेसिस्टेंस होगा फिर उससे कम आएगा, क्योंकि 10 to the power 6 यहाँ है, और यहाँ 10 to the power 6 प्लस 10 to the power 3 प्लस 1 है, तो obvious सी बात है कि रिजल्ट जो ओवरऑल आएगा ना वो 1 से कम आएगा, जैसे कि यहाँ पर इस वाले कंडीशन में आया था, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकालते हैं, यही आपको से लास्ट में पूछ रहा है। कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकलता है कि कितने भी प्रतिरोध को पार्श्वक्रम में लगाएं तो आर नेट रेसिस्टेंस सबसे छोटे वाले प्रतिरोध से भी कम आएगा। यही इसका कंक्लूजन कर रहा था। उम्मीद है कि आपको बातें झकास समझ में आया होगा। झकास मतलब बिंदास। यही वजह है कि बहुत सारे रेसिस्टेंस को भी अगर पैरेलल में लगाते हैं तो जो सबसे छोटा रेसिस्टेंस होता है उससे भी टोटल ओवरऑल सर्किट का, चाहे यहाँ ले ले चाहे यहाँ ले ले, ओवरऑल सर्किट का नेट रेसिस्टेंस उससे भी कम आता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको इस क्लास के शुरुआत में ही बोला था कि ये क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, बस ये कंसेप्ट है। तो प्यारे बच्चों, ये कंसेप्ट पे सवाल जब पूछता है ना तो बच्चे लोग अक्सर फेल कर जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन उम्मीद है कि आप वीडियो को पॉज करके उतार लेना, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को देख लेता हूं।
अब आपके सामने अगला क्वेश्चन जो है उसे देख लीजिए। 100 ओम का एक विद्युत लैंप है। पोटेंशियल दे करके रखा है 220 वोल्ट। प्लग कुंजी एमीटर लगा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे करंट I1, यहाँ पे करंट I2, यहाँ करंट I3। ठीक है, उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। बस जैसे कहा कि एक विद्युत लैंप 100 ओम, तो मैं इसे मान लिया R1 100 ओम, R2 50 ओम और R3 500 ओम। फिर आगे कहा कि 220 वोल्ट विद्युत स्रोत से पार्श्वक्रम में संयोजित किया गया है, उस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप दो काम कर लीजिए कि ओवरऑल सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना होगा उसे पता कर लीजिए, इसमें कितना करंट जा रहा है वो पता कर लीजिए, उसके बाद ही आप आगे का कुछ चीज पढ़िए। तो आंख बंद करके पहले इतना काम कर लीजिए। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का पार्श्वक्रम संयोजन क्या होगा, 1/R नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो 1/R नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/R1 100 ओम, R2 50 ओम, 1/R3 500 ओम। तो 1/R नेट इज इक्वल टू टोटल एलसीएम ले लेंगे 500, यहाँ पे 5, यहाँ पे 50, यहाँ 500 10, 500 कम 501, तो 1/R नेट इज इक्वल टू 5 10 15 और 1 16 16/500। तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सर्किट का, आर नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, इसको ऊपर करेंगे तो 500 पर 16 नीचे। जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं 8 6 48, 8 से नहीं कटेगा, 4 से, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 एकम 4 आगे जाएगा 1 4 दूनी 8, 2 4 5 20, 125/4। सो आर नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 4 3 12, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 एकम 4, अब बच गया 1.4 दूनी 8, 31.25। ये सर्किट का नेट रेजिस्टेंस टोटल निकल गया। ठीक है, अब आपको से आगे सवाल में कहा, ठीक है, कि अगर सर्किट का नेट रेजिस्टेंस निकल गया तो इससे ये भी पता कर लो कि करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो इसको पता करने के लिए क्या है जुगाड़, उसे आप देख लो। चूंकि आर नेट रेजिस्टेंस सर्किट का हो गया 31.25 ओम, पोटेंशियल कितना देकर के रखा है 220 वोल्ट। ठीक है, करंट क्या है मालूम नहीं है, करंट निकाल लेते हैं। तो अप्लाई कर लेते हैं यूजिंग ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, देन I इज इक्वल टू V/R। V कितना 220, R कितना 31.25, दशमलव दे करके 2 जीरो उड़ा दिया, दशमलव को सेट कर लिए। 5 से काट देते हैं, 5 6 30, आगे जाएगा 1, 5 दूनी 10, 2 5 5 25, 5 के 20 2, फिर 5 के 20 पर 2 जीरो और 5 से 125, 5 8 40, 4 5 8 40, ये खत्म। 5 से 5 दूनी 10, 2 5 5 25, 16 25 80, 17 25 85, 3 5 6 30। ठीक है, 25 तिया 25 सते 175, करेंट आ जाएगा 176 बटे में 25, 25 सत्ते 7 5 35, 7 दूनी 14 3 17, 25 से 7.04 लगभग, I इज इक्वल टू 7.04 एम्पियर, करंट का यूनिट एम्पियर। अब पहली बात आप ध्यान से सुनिए क्वेश्चन क्या है क्योंकि मैंने सर्किट का नेट रेजिस्टेंस भी निकाल लिया, करंट भी निकाल लिया। अब क्या कहता है
उस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या है जिसके समान स्रोत से संयोजित करे तो वह उतना ही विद्युत धारा लेगी जितना विद्युत युक्तियों को लेती है। जितने इन तीनों विद्युत युक्ति मतलब R1 R2 R3, अगर इसको हटा करके और कह रहा है कि अगर हम विद्युत स्त्री, ठीक है, मतलब कि कोई अलग अप्लायंसेस को ले लेते हैं तो ये भी उतना ही करंट लेता है जितना कि ये तीनों मिल करके लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि करंट जब उतना ही ले रहा है जितना ये तीनों मिल करके ले रहा है और उसे 220 वोल्ट से लगाया गया है, इसका मतलब एक बात तो स्पष्ट है कि उसका भी नेट रेसिस्टेंस कितना होगा, 31.25 ही होगा, ठीक है। तो अर्थात विद्युत स्त्री का अगर नेट रेसिस्टेंस 31.25 है, सेम वोल्ट से ही जोड़ा गया है, ठीक है, तब करंट कितना लेगा, तब करंट इतना ही लेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बशर्ते इन तीनों के बदले एक नया ओवरऑल क्या ले लिया गया है, नया ओवरऑल एक विद्युत स्त्री को ले लिया गया है अप्लायंसेस, और बोल रहा है कि ये करंट उतना ही लेता है जितना कि ये तीनों लेता है। इसका मतलब ये है कि जितना इन तीनों का नेट रेसिस्टेंस होगा उसका इतना अकेले ही होगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अब ये कितना करंट लेगा, तब तो फिर बहुत आसानी से निकल जाएगी। उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। वही पुरानी कंसेप्ट बेसिस क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है कि 2 ओम 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि कुल प्रतिरोध 4 ओम हो जाए। मतलब 2 ओम से कम नहीं है, यहाँ पे 4 ओम है। इसका मतलब ये है कि प्यारे बच्चों सोचिए कि अगर सबको सीरीज में जोड़ देते हैं तो 2 3 5 और 6 11 ओम आ जाएगा। इसका मतलब कि ये 4 ओम तभी पॉसिबल है लाना जब इनमें से किसी एक को कहाँ रखा जाए, सीरीज में रखा जाए, और अन्य दो ठो को कहाँ रखा जाए, पैरेलल में रखा जाए, ठीक है, तभी ये चीज संभव है, ठीक है। अब कह रहा है कि एक ओम लाने के लिए, तो माय डियर स्टूडेंट मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है कि अगर एक ओम तभी आ सकता है जब इससे भी छोटा रेसिस्टेंस कब आएगा। देखिए 6 ओम सबसे बड़ा है, 3 ओम उससे छोटा है, 2 सबसे छोटा है, और अगर ये कह रहा है कि 1 ओम मुझको रेसिस्टेंस चाहिए ओवरऑल सर्किट का, तो माय डियर स्टूडेंट इस बात को यकीन मानिए कि ये तभी पॉसिबल है कि इन तीनों को क्या में रखा जाए, पैरेलल में रखा जाए। तो भाई हम इनका सर्किट यहाँ पे बना रहे हैं, डायग्राम आप देख लो। सपोज करो कि मैं 3 ओम वाला जो रेसिस्टेंस है और ये रहा 6 ओम वाला रेसिस्टेंस है, और मैं इन दोनों को पैरेलल में रख दिया, और एक अलग जो रेसिस्टेंस है मैं इसे सीरीज में ले लिया। सपोज कीजिए माय डियर स्टूडेंट ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो जब 3 ओम और 6 ओम को मैं कहाँ रख लिया, पैरेलल में, तो मैं 2 ओम को इधर रख लेता हूँ। तो भाई यहाँ पे अगर आरनेट रेसिस्टेंस निकालोगे, ठीक है, मुझे 4 ओम चाहिए, ठीक है, तो आरनेट अगर यहाँ पे पैरेलल वाला निकालोगे भाई, ठीक है, तो इन केस ऑफ पैरेलल combination of रेसिस्टेंस, तो यहाँ से 1/R नेट निकाल लो मेरे भाई। तो 1/R नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R3 प्लस 1/R4, R3 R2। अच्छा आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी कभी इस्तेमाल कर लिया करो। देखो बहुत सारे लोग डायरेक्ट बतलाते हैं टीचर लोग, तो मैं भी इस चीज़ को जानता हूँ, परंतु मैं बेसिक में ही ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। इस R2 और इस R3 को ऊपर कर लेना, और यही R2 और R3 को ऐड कर देना, बस और क्या। तो R2 कितना है, R2 आप यहाँ से देख लो 6, R3 कितना है 3, R2 कितना है, तो R2 सर यहाँ पे 3, R2 माफ कीजिएगा 6, R3 कितना है 3, तो 6 3 18 और 6 3 9, 9 दूनी 18। सो नाउ माय डियर आर नेट रेसिस्टेंस आ गया 2 ओम। तो अगर यहाँ से
सर्किट का टोटल नेट रेसिस्टेंस निकालिएगा, ठीक है, टोटल नेट रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट, तो क्या आ जाएगा, तो 2 ओम तो आ ही गया है और 2 ओम और पहले से ही दे करके रखा है, तो सीरीज के तरह इसे कनेक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 ओम। ये आपका ए पार्ट का आंसर हो गया। बी पार्ट अगर कह रहा है तो बी पार्ट में आप देखिए, ये पार्ट ए का मैंने बना दिया, अगर आप पार्ट बी को देखना चाहते हैं तो पार्ट बी भी देख लो। ये R1, ये R2, ये R3, R1, R2, R3, किसी को भी जितना मर्जी है, ठीक है, R1, R2, R3 कहीं दिया दे करके रखा है क्या, जैसे मर्जी वैसे ले लो। सपोज करो मैं R1 ले लिया 2 ओम, R3 ले लिया 3 ओम, और R2 ले लिया 3 ओम, और R3 ले लिया मैं 6 ओम, ठीक है। जब सबसे छोटा रेसिस्टेंस लाना है तो 1/R नेट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब इधर देख लेना भाई, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, जब सबका सिंप्लीफिकेशन करो तो 6, तो 2 तिया 6, तो 3, 3 दूनी 1 कम, 6/6 कटा, तो आ गया रिजल्ट 1/R नेट इज इक्वल टू 1 ओम। यही आपसे पूछ रहा था। आइए अगले क्वेश्चन पे। कहता है 4 ओम, 8 ओम और 12 ओम तथा 24 ओम के 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें कि अधिकतम प्रतिरोध, तो इन केस ऑफ मैक्सिमम रेसिस्टेंस, अगर मैक्सिमम रेसिस्टेंस चाहिए है तो सबसे पहले आर नेट निकाल लीजिए, तो कितना रेसिस्टेंस है, 4, 8, 12 सबको जोड़ दो भाई। सपोज कर लीजिए R1 4 ओम, R2 8 ओम, R3 12 ओम, R4 24 ओम। तो सबको भाई कनेक्ट कर दीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, तो R1 4, 8, 12, 24, 8, 4, 12, 12, 24 और 24 48 ओम। ये मैक्सिमम रेसिस्टेंस आ जाएगा। क्या है, देखिए भैया, इसलिए मैक्सिमम आ गया क्योंकि आरनेट यहाँ पे मैक्सिमम है, किससे, तो भाई R4 का रिजल्ट है 24 ओम, ठीक है, R4 से। तो यहाँ पर सीरीज में क्या होता है कि जो सबसे बड़ा रेसिस्टेंस होता है उससे भी ज्यादा आ जाता है, ठीक है। और कहता है कि न्यूनतम प्रतिरोध चाहिए, तब तो भाई आप इसको जोड़ना पड़ेगा। आप जान रहे हैं, इन चारों रेसिस्टेंस को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। ये R1, ये R2, ये R3, ये R4, R1, R2, R3, R4, ये सारा ऊपर हम लिख ही दिए हैं तो कोई दिक्कत ना है। इन सारे रेसिस्टेंस को हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, तो 1/R नेट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, ठीक है। तो 1/R नेट इज इक्वल टू हो जाएगा
1/R1 कितना है 4, 8, 12, 24। अब देख लीजिए 1/R नेट इज इक्वल टू निकल जाएगा 24, 4 छक 8 तरीके 12 दूनी 24 से कम 6 3 9 2 11 1 12 1/R नेट इज इक्वल टू आ जाएगा 6 3 9 2 11 1 12 12/24 कैंसिल करेंगे 2। सो नाउ माय डियर आर नेट इज इक्वल टू आ गया यहाँ पर 2 ओम। तो आपने क्या पाया, आपने यही पाया होगा कि जो सबसे छोटा रेसिस्टेंस होगा उससे भी छोटा ये आया होगा। तो यहाँ पर आर नेट जो आया, यहाँ पर आर नेट जो आया वो 4 ओम से भी क्या आया है, 4 ओम से भी छोटा आया है। बस यहाँ पे यही आपका आंसर हो गया। लेकिन हम ये कंक्लूजन के लिए बतला देते हैं कि जो अगर पैरेलल में है, पैरेलल में जो रेसिस्टेंस है R4 अर्थात जो सबसे छोटा रेसिस्टेंस ये इसी का है, इससे भी छोटा आएगा। और सीरीज में जो सबसे बड़ा रेसिस्टेंस होता है अर्थात 24 ओम, उससे भी क्या आएगा, उससे भी आर नेट का रेसिस्टेंस, आर नेट सबसे बड़ा आएगा। यही दोनों में फर्क है। उम्मीद है कि बातें समझ में आपको आई होंगी। तो माय डियर स्टूडेंट, बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें कुछ नहीं है, सारा कंसेप्ट आपको पहले से ही फॉर्मूला वगैरह सारे बतला करके रखे हैं। अब यहाँ पर कुछ नए फॉर्मूला पे काम करने वाले हैं, जो आपके सामने पावर वाला कुछ क्वेश्चन आ जाता है। तो ये पावर के कुछ क्वेश्चन पे आपके सामने आते हैं। कहता है कि किसी विद्युत स्त्री का अधिकतम तापन दर के लिए 840 वाट, ठीक है, पावर 840 वाट है और उपयुक्त ऊर्जा 360 वाट है। और कह रहा है कि किसी विद्युत स्त्री का अधिकतम तापन दर मैक्सिमम पी मैक्स 840, ठीक है, 840 किसी विद्युत स्त्री के अधिकतम तापन दर के लिए 840 वाट की दर से ऊर्जा उपयुक्त करती है, मतलब कि जनरेट करती है इतना या रेडिएट करती है, तथा 360 वाट की दर से उस समय उपयुक्त होती है, तथा 360 वाट माने कि मशीन सेम ही है। और कहता है कि 360 वाट उस समय 360 वाट उस समय रेडिएट करती है जब उसको, ठीक है, कहता है कि उस समय उपयुक्त होती है जब तापन की दर न्यूनतम हो, यदि विद्युत स्रोत की वोल्टता 220 वाट हो, ठीक है, वाट वोल्ट VOLT, हाँ ठीक है। तो पोटेंशियल दोनों में सेम ही है 220 वोल्ट। दो 220 वोल्ट हो तो दोनों प्रकरण में विद्युत धारा तथा प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो दोनों प्रकरणों में विद्युत धारा मतलब करंट भी ज्ञात करना है और रेसिस्टेंस भी ज्ञात करना है। यहाँ भी करंट भी ज्ञात करना है और रेसिस्टेंस भी ज्ञात करना है। बस इतनी काम आपको कर लेना है। अब तो आपका अनुमान लग ही गया होगा कि क्या फॉर्मूला लगने वाला है। तो याद कीजिए, पावर के लिए मैंने क्या बताया था, वर्क अपॉन टाइम, और वर्क को लिख सकते हैं हम लोग पोटेंशियल इंटू चार्ज डिवाइडेड बाई में टाइम चल ही रहा है, ठीक है। और अब आप बताइए क्या भी है, चार्ज नहीं है, तो चार्ज नहीं है तो इसे Q/T को I के फॉर्म में लिख दीजिए। तो आपको याद ही होगा कि ये एक क्या है, पावर का ही फॉर्मूला है, ठीक है। तो P = VI। अच्छा, अगर P = जब VI है तो V कितना है 220, I मालूम है, पावर I नहीं मालूम है लेकिन पावर मालूम है, पावर 360। सो नाउ माय डियर, करंट जो हो जाएगा ना वो 360 बटे में 220। आप इसे काट दो, 11 18। अब 18 में 11 से भाग, 11 एकम 11, 8 में से 1 खर्च 7, 10 दिए 0, 11 7 77, 10 में से 7 3 है, 7 बार कहाँ से
11 छक 66, 10 6 4, तो ये लगभग 1.6 चला जाएगा। करंट जो आ जाएगा 1.6 एम्पियर। अब आप ही एक बात बताइए, जब करंट 1.6 एम्पियर चला गया, ठीक है, तो यहाँ से रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो रेसिस्टेंस के लिए हम लोग कैलकुलेशन ऐसे बैठा लेते हैं। देखिए P इज इक्वल टू वी आई है, तो P इज इक्वल टू जब वी आई है तो I इज इक्वल टू ओम के नियम से V बाई आर। तो P कितना है? पावर 800, पावर 360। उस वाले केस में पावर 840 है, यहाँ पे पावर 360। V और V स्क्वायर। R कितना? R नहीं मालूम है, तो 360 इज इक्वल टू 220 गुने 220 बटे में R। R ऊपर कर दीजिए, तो 220 गुने 220 बटे में 360। 0 से 0, 18, 11, 9, 110। सो R इज इक्वल टू 11 हम 121 पर 1 0 बटा में 9। अब इसे जो आएगा कैलकुलेशन कर लो आप। तो भाई देखो 9 एकम 9, आप इसे कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। इतने कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो, मैं इसे आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप इसे कर लेना। अब आगे आ जाइए, जो काम यहाँ किए हो प्यारे बच्चों वही काम यहाँ भी कर लेना है, ठीक है, क्योंकि इस वाले केस में भी हमको क्या P, V, I और R यहाँ भी कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो अगर I और R यहाँ कैलकुलेट करना है तो ये पावर लेता है ये मशीन 840 वाट मैक्सिमम, वोल्टेज पोटेंशियल 220 वोल्ट, ये तो दोनों में ही है। अब इसका करंट कितना कंज्यूम कर रहा है और इसका रेजिस्टेंस क्या है वो दोनों निकालना है, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ लो। किसी विद्युत स्थिति की अधिकतम तापमान दर के लिए 840 वाट की दर से ऊर्जा उपभुक्त होती है तथा 360 वाट की दर से उस समय उपभुक्त होती है जब तापमान की दर न्यूनतम हो, ठीक है। यदि विद्युत स्रोत की वोल्टता 220 वोल्ट हो तो दोनों प्रकरण में विद्युत धारा तथा प्रतिरोध का मान परिकलन कीजिए, ठीक है। एक बात आप बताइए, यहाँ पे जो रेसिस्टेंस आ रहा है क्या वही रेसिस्टेंस यहाँ है? यहाँ पे तो नहीं हो सकता है, ठीक है, मतलब कि दोनों ही मशीन अलग अलग हैं। ये 360 वाट एनर्जी को रेडिएट करता है और ये 840 वाट रेडिएट करता है, दोनों सेम सोर्स से ही जुड़े हुए हैं, ठीक है। तब तो इसका मतलब ये है कि दोनों मशीन एक नहीं है, तो जब मशीन एक अलग अलग नहीं है तो रेसिस्टेंस एक नहीं हो सकता है। अब आ जाइए, उम्मीद है कि यहाँ पर अब बात समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे अगर पावर के लिए डायरेक्ट यही फॉर्मूला हम अप्लाई करें तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? VI। तो पावर कितना है? 840, वोल्टेज कितना है? 220, करंट 840 बटे में 220। तो भाई आप इसको कैलकुलेट कर लेना, जो आएगा आंसर हो जाएगा, ये करंट निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने काट के लिखा वैसे आप लिख देना यहाँ पे। अब इसी प्रकार से पावर के लिए VI तो चल ही रहा था, यहाँ पे रेसिस्टेंस भी निकालना है, तो VI इज इक्वल टू V बाई आर, ठीक है। सो P इज इक्वल टू V और V गुना होकर के क्या बना लेगा? V स्क्वायर बाई आर। अब यहाँ से अगर हम लोग चाहें तो रेसिस्टेंस निकालना है तो V स्क्वायर अपॉन में P, R बराबर V कितना? 220 गुने में 220 बटा में पावर 840। 0 0 11 1210 अपॉन में 21। अब यही आपका इस सर्किट का क्या हो जाएगा? इस वाले मशीन का रेसिस्टेंस हो जाएगा। तो मैंने दोनों ही निकाल दिया है। यहाँ पे आप अगर देखें तो 1.6 यहाँ पे रेसिस्टेंस, यहाँ पे करंट और यहाँ पे रेसिस्टेंस, बस यही आपको से कह ही रहा था और कुछ नहीं। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
याद रखिए फॉर्मूला बहुत इम्पोर्टेंट, बिना फॉर्मूले पे काम ना कर सकते हैं। देखिए तरीका भी बताएंगे, टेक्निक भी बताएंगे, ट्रिक बताएंगे। किसी 4 ओम के प्रतिरोध, देखिए क्वेश्चन नंबर, ये सब सारे के सारे सिमिलर सारे क्वेश्चन उठा लिए हैं, जितने भी न्यूमेरिकल स्लाइड क्वेश्चन थे। मैं ए वाले को मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। किसी 4 ओम का प्रतिरोध, रेसिस्टेंस बोल रहा है 4 ओम के प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। पोटेंशियल ज्ञात करना है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। प्रति सेकेंड मतलब हर 1 सेकेंड में। किसी 4 ओम के प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप आइए मेरे साथ देखिए। विभवांतर ज्ञात करना है ना, तो विभवांतर ज्ञात करने के लिए पहले आप देख लीजिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल्स ला लगा लीजिए। H बराबर I² RT। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, उसका रीजन ये है भाई कि देखिए रेसिस्टेंस मालूम है, हीट एनर्जी कितना जैसे रेडिएट कर रहा है वो भी मालूम है, टाइम कितना ले रहा है वो भी मालूम है, हर 1 सेकेंड में। ठीक है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। वो विभवांतर हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से, और यहाँ से करंट का वैल्यू निकाल लेंगे पहले हम लोग। तो हीट 100 जूल, I², इसे रहने देते हैं एज इट इज। रेसिस्टेंस 4, टाइम 1, कैलकुलेट करोगे 4 1 जा 4 और 4 से 25 टाइम्स में। तो I² इज इक्वल टू 25, सो देयरफॉर I इज इक्वल टू √25, देन I इज इक्वल टू करंट 5 एम्पियर। अब जब करंट निकल ही गया है V, ठीक है, तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए V बराबर IR, ओम के नियम से। मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, विभवांतर। ठीक है, बड़े आसानी से निकल जाएगा, विभवांतर निकालना है, पोटेंशियल जी। ठीक है, करंट 4 5, रेसिस्टेंस क्या मैंने निकाला, तो सर जी रेसिस्टेंस दे करके रखा है 20 वोल्ट। यही हो गया आपका पोटेंशियल। यही आपको से कह रहा था। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन में कुछ था ऐसी नहीं, ठीक है, लेकिन जिस क्वेश्चन में फंसेंगे उस पे हम और आप साथ साथ मिल करके बात करेंगे कि कैसे इसका निदान किया जाए। ठीक है, तभी आप मेरे साथ साथ आइए और देखिए, इसमें तो कुछ विशेष था नहीं। ठीक है, निकल गया इजली। आप इसे चाहे तो वीडियो को पॉज करके इजली बना सकते हैं। नोट डाउन करते चलिए, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और लिखते चले जाइए। अगला क्वेश्चन है, 1 घंटे में टाइम 1 आवर और आवश्यकता पड़ने पर 1 आवर में 3600 सेकेंड, 50 वोल्ट पोटेंशियल दे करके रखा है, 50 वोल्ट, 96,000 कूलम, 96,000 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा का परिकलन कीजिए। ये हीट निकालना है। तो भाई जब कभी भी देखिए QVT कुछ पता ना चले, ठीक है, तो हीट के लिए आप फॉर्मूला बनाना स्टार्ट कर दो। देखो फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, समझा रहे हैं। हीट के लिए कैसे फॉर्मूला बनाएंगे, तो आप ये देखिए, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम होता है, या फिर कह लीजिए वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, आराम से ठंडे दिमागों से सोचिएगा, फिर आप आइएगा नतीजे पे। और वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। मतलब कि पावर का यूनिट जूल पर सेकेंड को हम लोग वाट भी बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा बात को, यहाँ से ना पता चले तो
तो इन पे काम कैसे करना है वो सब सारा तरीका धीरे धीरे आपको गुत्थी को सुलझा रहे हैं, ठीक है। अब मेरे भाई, ठीक है, अब यहाँ से पावर के लिए 3 फार्मूला बना लो, ठीक है। तो पावर के लिए अगर यहाँ से 3 फार्मूला बनाएंगे तो वर्क अपॉन टाइम, और वर्क इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल टाइम चार्ज और अपॉन में टी चल रहा है, मतलब कि W बराबर V इंटू क्यू लिख सकते हैं। P, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू V और Q बाई टी, मतलब क्या हो गया I। एक फार्मूला ना बन गया, P इज इक्वल टू VI, ठीक है, एक फार्मूला बन गया, अच्छी बात है। V इज इक्वल टू क्या होता है IR इंटू I, सो P इज इक्वल टू I और I गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा I स्क्वायर R। अब P इज इक्वल टू और क्या हो जाएगा V, और I के प्लेस पर क्या लिख देंगे V बाई R, सो P इज इक्वल टू V और V गुना होकर के क्या बना देगा V स्क्वायर R। ये पावर का 3 फार्मूला बन गया। तो इसी बेसिस पे एनर्जी का 3 फार्मूला बना लेंगे, और जो एनर्जी यहाँ पर जो मशीन में जो प्यारे बच्चों एनर्जी जो रेडिएट होती है वो हीट के फॉर्म में होती है, ठीक है। तो एनर्जी इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे हीट भी लिख सकते हैं, हीट एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पावर इनटू टाइम, ठीक है, पावर इनटू टाइम। तो पावर क्या है वी आई, पी इज इक्वल टू वी आई है, साथ में टाइम चल रहा है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल्स लॉ के लिए फॉर्मूला बन रहा है। फिर एनर्जी इज इक्वल टू क्या है पावर इनटू टाइम, ठीक है। तब पावर के प्लेस पे पर में बैठा देंगे आई स्क्वायर आर, और साथ में क्या चल रहा है टी, एक और फार्मूला बनकर तैयार हो गया। फिर एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम है, तब पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी स्क्वायर आर इंटू में टी, ठीक है। अब आपको देखना है भाई कि इसे तो छोड़ दो, ये पावर के लिए हमें जरूरत नहीं है, हमें एनर्जी के लिए। तो ये हम फॉर्मूला जब हमें समझ में ना क्वेश्चन आए, गुत्थी ना सुलझे, तो हम लोग एनर्जी के लिए इस प्रकार से फॉर्मूला को बना लेते हैं। हम अपने दिल की बात बता रहे हैं, क्योंकि अभी आप बहुत सारे फॉर्मूला को याद कर लोगे, लेकिन जब आपको एक्चुअल टाइम पे फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा ना कि इसमें कौन सी फॉर्मूला लगेगी, उस समय दिमाग ना काम करेगा। तो ये कैलकुलेशन करने आपको आना चाहिए, मैं ये समझाना चाहता हूं। अब देखिए कि अब ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हीट, हीट इज इक्वल टू वी क्यू टी, ये सब दिया हुआ है, कहाँ पे मिल सकता है क्या वी क्यू टी, ठीक है। हाँ सर ये बन सकता है, ठीक है, ये इसलिए बन जाएगा क्योंकि यहाँ से आप आ जाइए, ठीक है। देखिए यहाँ आई है तो आई को क्यू बाई टी के रूप में हम लोग बदल सकते हैं। तो देखिए अगर जी, ठीक है, तो हीट इज इक्वल टू, ठीक है, वी आई टी है तो वी आई टी लिख दिए। भी कितना है तो सर जी भी है 50 वोल्ट। आई तो सर जी आई क्या है, तो आप देख लीजिए आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है ना, होता है क्या क्यू बाई टी, और साथ में टाइम चल ही रहा है, तो टाइम से टाइम क्या हो जाएगा कैंसिल। तो 50 इंटू क्यू कितना है, क्यू है 96,000, 5 36 9 5 45 3 48, ठीक है, 5 36 5 9 45 3 48, 1 और 3 4 0, ठीक है। और इतना क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा जूल, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। हीट का यूनिट जूल होता है। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों ऐसे बनाया जाता है क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीका से अपने क्वेश्चन को बनाया, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 48, आप इसे चाहे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरत नहीं है, तो अभी आप बढ़ जाइए अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो देखिए ये 3 फॉर्मूला आपको याद होना जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप ऐसे करके बनाना जरूरी है, बनाने आना चाहिए, ठीक है। मतलब ये कहना चाहते हैं, ठीक है, कि ये कैलकुलेशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है सवाल बनाने के लिए। देखिए जब कभी मैं अपनी भी बातें करता हूं कि मुझे फॉर्मूला याद नहीं रहती है, लेकिन फॉर्मूला कैसे बनता है वो मुझे आता है करने, तब मैंने जब फंसा तो इसका इस्तेमाल कर लिया, ठीक है।
तो प्यारे बच्चों, ये रहा सबसे बेहतरीन तरीकों में से एक कि फॉर्मूला बनाने सीख जाइए। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 20 ओम के प्रतिरोध रेसिस्टेंस दे करके रखा है 20 ओम। कोई विद्युत स्थिति 5 एम्पियर धारा लेती है। 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा, एनर्जी किसके फॉर्म में? हीट के फॉर्म में चाहिए। ठीक है। तो अब आप आइए प्लीज देखिए, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये तो फॉर्मूला भी तो हम लोग पढ़े थे। आई कितना है? आई स्क्वायर 5 का स्क्वायर। आर कितना है? 20। टाइम कितना है? 30 सेकेंड। तो 5 का स्क्वायर 25, 20 30 600, 25 छक्का 150, अरे 2 जीरो और। ठीक है, तो इतना जूल। ठीक है, ये भी उम्मीद है कि काम खत्म है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ना है। ठीक है, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। इस पे कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। 220 वोल्ट पोटेंशियल दे करके रखा है 220 वोल्ट से संयोजित, जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब 0.5 एम्पियर करंट लेता है, 0.5 एम्पियर का करंट लेता है, तो बल्ब की शक्ति बताइए। भाई बल्ब की शक्ति अभी तो पढ़े थे, P इज इक्वल टू VI, बस बना दीजिए। V भी मालूम है, 220 करंट भी मालूम है, 0.5 कैलकुलेट कर दो। 22 पचे 110, क्या चाहिए? पावर का यूनिट। पावर का यूनिट होता है भैया वाट। ठीक है, ये बन गया सवाल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। $400 वाट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर, वाट पावर दे करके रखा है। पावर 400 वाट का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटा पर डे। ठीक है, टाइम दे करके रखा है 8 आवर। ठीक है, एवरी डे पर डे चलाया जाता है और 3 रुपये प्रति किलो वाट। ठीक है, और कॉस्ट जो लगता है वो 3 रुपये पर किलोवाट की दर से। ठीक है, 30 दिनों तक चला जाता है और 30 डे तक चला जाता है, 30 दिनों से चला जाता है। जाने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या होगा? ठीक है, बतलाते हैं जी। देखिए, एनर्जी, ठीक है, या फिर ये कह लीजिए कि हीट, ठीक है, का मूल्य क्या होगा। तो अब आप देखिए जी, अगर एनर्जी का अगर देखें तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू क्या होता है? पावर इनटू टाइम। पावर कितना है? 400। ठीक है, और टाइम कितना बोल रहा है? 8 घंटा। कितने दिनों तक? 30 दिनों तक। चार अट्ठे 32 और 32 दिया 96 पे 2 और 1 3। आप इसे ऐसा ब्रेक करके लिख लो, 96 इंटू 1000। तो ये हो गया
96 और 1000 मतलब क्या चाहिए, पावर का यूनिट वाट, और ये जो 1000 से जो मल्टीप्लाई हुआ है तो ये हो गया किलोवाट, ठीक है, ये हो गया किलोवाट आवर, ठीक है। और आप समझ ही गए होंगे कि किलोवाट आवर के डब्ल्यू एच इज इक्वल टू 1 यूनिट होता है। किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट, और आपको से पूछ रहा है 96 किलोवाट, कह रहा है कि जब 1 यूनिट का जो कॉस्ट होता है किलोवाट आवर में, ठीक है, 1 किलोवाट आवर का कॉस्ट 3 रुपया है। आप ऐसे बना लो, देखो चूँकि 1 किलोवाट आवर का जो कॉस्ट होता है वो 3 रुपया, तो आपके पास कितना किलोवाट आवर आया, 96, तो भाई 96 से यहाँ गुना और 96 से यहाँ गुना, 96 कम 96 किलोवाट आवर, इसको यूनिट बोला जाता है, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 छः 18, 3 9 27 1 28, 288 जूल। ये याद रख लेना प्यारे बच्चों, 96 किलोवाट आवर को ही 1 यूनिट बोला जाता है। और किलोवाट आवर में आप जानते हैं ना 3.6 इंटू 10⁶ जूल उष्मा एनर्जी होता है, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन बन गया। अगला क्वेश्चन में बढ़ जाओ। कहता है कि कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट पोटेंशियल दे करके रखा है भाई, 220 वोल्ट, विद्युत स्रोत से 5 एम्पियर करंट लेता है, 5 एम्पियर। मोटर की शक्ति का निर्धारण ज्ञात कीजिए, मोटर की शक्ति पावर बताना है, ठीक है। तथा 2 घंटे में मोटर द्वारा उपयुक्त ऊर्जा टाइम 2 आवर्स, 2 घंटे में प्रयुक्त का चीज, 2 घंटे में मोटर द्वारा उपयुक्त ऊर्जा का परिकलन कीजिए, ठीक है। तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वी आई, चलेगा ही चलेगा, पावर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू वी आई, और साथ में टाइम चल ही रहा है। भी कितना है 220, करंट कितना है 5, टाइम कितना है 2 आवर। तो एनर्जी 5 दूनी 10, 22 अरे 20 2200 जूल। ठीक है, बस क्वेश्चन बन गया भाई, ठीक है, कुछ था नहीं, कुछ चुकी क्वेश्चन प्यारे बच्चों बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं चाहता हूँ कि आप पहले इतना वीडियो देखें, फिर आगे देखते हैं कि बच्चा लोग और कैसा कमेंट करता है, उस पर और सारी वीडियो डालते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज का भी वीडियो डाल देते हैं।